सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को, जिसमें सखी भी शामिल है और सखा भी शामिल है, सभी को नमस्कार। क्या हाल है चंचल जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है। अच्छा, और हाँ। इस मंच पर हमारी मुलाकात आज बहुत दिन बाद हो रही है और जब ऐसे मिलते हैं ना तो एक अलग एहसास, अलग खुशी होती है। बिल्कुल, और एक मन का मेल तो होता है, मन का मेल हमेशा जुड़ा रहता है, मन के तार जुड़े रहते हैं। और चंचल जी, एक बात मैं सोच रही थी कि अगर कोई उदास हो या फिर ज्यादा खुश हो तो क्या लगता है कि कोई आए, खास तौर से जब उदास हो, दुखी हो, तो कोई आए हमें छू कर, सिर पर हाथ रखकर या हाथों में हाथ लेकर कोई कहे कि जाने दो, ये उदासी के बादल छट जाएंगे, शांत रहो, ठंड रखो, थोड़ा ध्यान रखो अपना। इस तरह से कोई टच करके अगर बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ कोई इतना कह दे मैं हूं ना, वो अच्छा लगता है। लेकिन जिस आपने बात की कि अगर कोई टच करके हमें बात करता है तो कुछ टच ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सुखद एहसास होता है, लेकिन वहीं कुछ छुअन या स्पर्श, कुछ टच ऐसे भी होते हैं जो हमें अंदर तक झंझोड़ के रखते हैं, वितृष्णा पैदा करते हैं। तो बस ये जो गुड टच और बैड टच का फर्क है, ये सहेलियों को, सखाओं को और सबको समझने की जरूरत है कि ये जो टच है इसका अंतर भाप लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल ऐसा माहौल है, ऐसा जमाना, हालांकि बहुत समय से चला आ रहा है कि कई लोग अंदर से असामान्य व्यक्तित्व वाले होते हैं, जो किसी को स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि घृणा सी पैदा होती है। तो ऐसा स्पर्श नहीं होना चाहिए और ये अंतर आपको समझना चाहिए, मतलब जो जिसको छुआ जा रहा है उसको समझ आना चाहिए। और खास तौर पर बचपन में अगर ऐसा स्पर्श किसी से मिले हमें, यानी कि छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें इस अंतर को समझाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये चीजें उनके मन में, जब वो, क्योंकि उनका विकास हो रहा है तो अच्छी बुरी भावनाएं जिस तरह से वो पैदा होंगी, इसीलिए बच्चों को किस तरह से इस बारे में समझाएं, हमारे श्रोताओं ने सुझाव देने शुरू कर दिए हैं। हम और सुझाव का भी चंचल जी, कई बार लोगों के साथ अनुभव होते हैं, खुद के अनुभव होते हैं, और हम सब इस अनुभव से गुजर चुके हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें ये अनुभव नहीं हुआ है। खास तौर से इसमें महिलाएं ज्यादा होती हैं, लड़कियां ज्यादा होती हैं, आजकल लड़के भी हैं। तो लड़के और लड़कियों के जो भी अनुभव हैं, हमारे श्रोता ने अगर जाना है, अड़ोस पड़ोस कहीं भी देखा है, तो उसे अपना अनुभव साझा करें और उसका क्या परिणाम हुआ ये भी साझा करें, ताकि इस बारे में विस्तार से बात होगी। और हम आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र के व्यंजन इस महीने हम बताते आए हैं, तो इस बार जिन खास व्यंजनों को, जो महाराष्ट्र के व्यंजन हैं, जिनकी रेसिपी हम बताने वाले हैं या हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई हैं, ये हैं सोलकड़ी, घावन, श्रीखंड और कोथिंबीर वड़ी। और तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में आज कथा सुधा की बात भी करेंगे। तो पहले एक गाना सुन लेते हैं। तो आज कथा सुनाई जाएगी पटा बनी थी, ये कथा सुनेंगे। लेकिन जैसा कि ममता जी ने कहा, भाई गीत भी तो साथ साथ लेकर चलने हैं। सुनते हैं। आपकी
बहुत ही सुंदर गीत हम सुन रहे थे। आपकी इनायतें आपके करम। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता अब अपनी टिप्पणियां भेज रहे होंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में कैसे समझाएं, ये है हमारा मुद्दा। और अब सुनते हैं कथा सुधा। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में प्रस्तुत है आज कहानी पटा बनेठी। हिंदी साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की हास्य कहानी पटा बनेठी सुनने से पहले श्रोताओं आपको बता दें, पटा बनेठी क्या है। बनेठी लंबी लाठी को कहते हैं जिसके दोनों सिरों पर गोल लट्टू लगे रहते हैं। इसका व्यवहार पटेबाजी के अभ्यास और खेलों आदि में होता है और इस खेल को पटा बनेठी कहते हैं। लेखक ने इस कहानी की नायिका को इस खेल में सिद्ध हस्त दिखाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवती चरण वर्मा की किस्सा गोई का शिल्प ऐसा अनूठा होता है कि घटनाएं और पात्रों के हाव भाव हमारे सामने साकार हो उठते हैं और हास्य कहानी के पुट के कारण कहानी और रोचक हो जाती है। इस कहानी में ये बताया गया है कि दुनिया में स्त्री है, पुरुष है, यानी ये दोनों हैं और बिना एक के दूसरे का काम नहीं चल सकता। कहानी में पति पत्नी के संबंधों को अत्यंत रोचक ढंग से चित्रित किया गया है। कहानी में एक और विद्यार्थी है जिसके मनोभाव को भी दर्शाया गया है। विद्यार्थी का विवाह तय है और वो अपनी भावी सहचरी से विद्यालय के सालाने जलसे में मिलता है। उसके अप्रतिम सौंदर्य से मुग्ध होता है, उसके पटा बनेठी के प्रदर्शन से प्रभावित होता है और एक पत्र के माध्यम से अपने भावी श्वशुर को अपना निर्णय सुनाता है। ये निर्णय क्या होता है? क्या दोनों का विवाह होता है? जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी पटा बनेठी। उस दिन मैं फंसी गया, लेकिन अगर महज इतनी सी बात होती तो मुझे इतना दुख ना होता। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वजह से एक बनने वाली गृहस्थी छूट गई, एक बसने वाली दुनिया उजड़ गई। बात यूं हुई कि मैं उस दिन घर में लड़ पड़ा था। लड़ाई किस बात पर हुई थी ये तो इस समय याद नहीं, लेकिन हाँ, लड़ाई जरूर थी और प्रथा के अनुसार मैंने अपनी श्रीमती जी के तर्कों का उत्तर अपने हाथों से दिया था। मैं जानता हूं कि मेरी यह हरकत सभ्य समाज में बुरी समझी जाएगी, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इन अवसरों पर खुजली मेरे हाथों को नहीं होती, वो श्रीमती जी के गालों को होती है। बहरहाल मैं बरामदे में बैठकर सोचने लगा, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है और दुनिया में स्त्री है, पुरुष है, यानी ये दोनों हैं और बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। तो जो कुछ है वो है, यानी सिनेमा चलने का समय हो रहा है। निहायत शानदार पिक्चर लगी है और चाय अभी तक नहीं मिली। अपनी इस बेहुदा हरकत के बाद चाय का अनशन घर में करना पड़ेगा। खैर, चाय तो बाजार में किसी होटल से भी पी जा सकती है और सिनेमा तो देखना ही है। पिक्चर का आज आखिरी दिन है, लेकिन पैसे वो तो श्रीमती जी के पास है। महीने की तनख्वाह है और तनख्वाह मिलने के दिन ही वो कब्जा कर लेती हैं और फिर मुझे हर एक खर्च की कैफियत देकर उनसे पैसा मांगना पड़ता है। मेरे लिए ये सुविधाजनक है, क्योंकि अगर तनख्वाह मेरी जेब में हो तो यार दोस्त 10-5 दिन में ही रकम वसूल कर ले जाएं। तो भला बताइए, उस वक्त अपनी श्रीमती जी से पैसे मांग सकता था?
अभी तक आप मेरी श्रीमती जी को जानते नहीं हैं। श्रीमती जी स्त्री हैं और स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष है। लेकिन यकीन दिलाता हूं कि मुझे उस समय पंडित त्रिवेणी लाल का आना जरा भी नहीं अखरा। पंडित त्रिवेणी लाल मेरे मित्र हैं, लेकिन ना जाने क्यों इधर कुछ दिनों से मुझे उनकी शक्ल देखते ही कुछ अजीब सी उलझन होने लगती है। वो वकील हैं, या यूं कहिए कि वो वकील थे तो बेजाना होगा, क्योंकि आजकल वो वकील नाम मात्र के हैं। नेता और समाज सुधारक वे सबसे पहले हैं, और नेता और समाज सुधारक इन दोनों से ही मैं बहुत घबराता हूं, क्योंकि तन मन धन इनमें ये पहले को छोड़कर बाकी दो को वसूल करने की कोशिश किया करते हैं। यानी मन वसूल कर लेते हैं दिमाग चाट कर, और धन वसूल कर लेते हैं चंदा मांग कर, और कभी कभी इस अपेक्षित तन को भी ऊब कर मन और धन के साथ एक चपत के रूप में देने की तबीयत होती है। लेकिन ऐसे अवसरों पर मैंने बड़े ही संयम से काम लिया है। हाँ, पंडित त्रिवेणी लाल एक महिला विद्यालय के सेक्रेटरी के रूप में समाज सुधारक हैं और हिंदू महासभा के सेक्रेटरी के रूप में नेता हैं। नमस्कार रमेश, यार कैसे हो? अरे त्रिवेणी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? अरे कैसे आना हुआ भाई? तुम तो जानते हो सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम दोनों आमने सामने बैठ गए और पोर्टफोलियो से उन्होंने एक रसीद बुक निकालते हुए कहा, हाँ रमेश, मैं इधर आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं, एक थोड़ा सा काम है। और तुमको एक थोड़ा सा कष्ट देना था। त्रिवेणी, ये तो मैं रसीद बुक देखकर ही समझ गया, लेकिन साफ साफ बतला दूं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरी सारी अमानत श्रीमती जी के पास रहती है और वो कोप भवन में है। तो अगर उन्हें समझा सको तो उनसे 10 रुपया वसूल कर लो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 5 रुपया तुम ले लेना और 5 रुपया मुझे दे देना। अरे भाई, सिनेमा जाना है। मैं जानता था कि 10 रुपये क्या त्रिवेणी लाल जी मेरी श्रीमती जी से 10 पैसे भी वसूल नहीं कर सकते, लेकिन मैं त्रिवेणी लाल की हिम्मत का कायल हो गया। चौखट पर खड़े होकर उन्होंने तो आवाज ही देनी शुरू कर दी, अजी भाभी जी, अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे मैं आया हूं, त्रिवेणी लाल। त्रिवेणी तब तक आवाज देते रहे जब तक आंसू पोंछकर, मुंह धोकर और साड़ी बदलकर श्रीमती जी बरामदे में नहीं आ गई। उनके आते ही त्रिवेणी लाल ने कहा, भाभी जी, अगले सप्ताह महिला विद्यालय का सालाना अधिवेशन मनाया जाएगा। तो उसी के लिए मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूं। और ये देखिए जी, और आपको चंदा चाहिए इसलिए मुझे निमंत्रण मिल रहा है, लेकिन अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। वैसे मेरा कहना तो ये है कि महिला कॉलेज बिल्कुल बेकार की चीज है। स्त्री को पढ़ा लिखा के क्या होगा? हाँ, क्या होगा? उससे तो पुरुषों की गुलामी करनी ही पड़ेगी, उसके अत्याचार सहने पड़ेंगे। मैं 1 पैसा ना दूंगी चंदे में। हाँ, मैं कह देती हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन पंडित त्रिवेणी लाल इतनी आसानी से पराजित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा, भाभी जी, अरे भाभी जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लें, तब अपना निर्णय दें। श्रीमती जी को बैठ जाना पड़ा। भाभी जी, बात यूं है, इसमें कसूर शिक्षा का नहीं है, बल्कि स्त्रियों की असहाय अवस्था का है। पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है कि स्त्री निर्बल है। अगर स्त्री सबल हो जाए तो उसके रग पुट्ठे मजबूत हो जाएं, तो फिर देखें कि कोई पुरुष स्त्री पे कैसे अत्याचार करता है। और देखिए भाभी जी, भारतीय स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई है। दिन दहाड़े गुंडे उन पर प्रहार करते हैं और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती। और इसीलिए मैंने महिला विद्यालय में बालिकाओं के लिए व्यायामशाला खोली है। व्यायामशाला? महिलाओं के लिए व्यायामशाला? जी हाँ, व्यायामशाला। और यही नहीं, लड़कियों को तलवार चलाना और लाठी चलाना भी सिखाया जाएगा। रमेश,
अरे सरकार से लिखा पढ़ी कर रहा हूं, जल्दी उन्हें बंदूक और राइफल चलाना भी सिखाया जाएगा। और हाँ भाभी जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ। देखिएगा कि हम स्त्री को क्या से क्या बना रहे हैं। मजाल है कि हमारी हिंदू घर की देवियों पर अब गुंडे हमला कर सके। हमारी वीरांगनाएं देश का गौरव बनेंगी। हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मीबाई यहां पर पैदा होंगी। इस तरह से पंडित त्रिवेणी लाल जी के लेक्चर का असर पड़ा। हम दोनों साथ साथ घर से चले। सड़क पर जाकर 5 रुपये उन्होंने मुझे दिए और 5 रुपये खुद लेकर उन्होंने कहा, रमेश देखो, आना जरूर, तुम्हें व्याख्यान भी देना होगा। हाँ आना जरूर। मेरे एक मित्र हैं, मित्र के एक सुपुत्र हैं। मित्र पहले कभी बड़े जमींदार थे, अब उनके पास बहुत बड़ा फॉर्म है और उनके सुपुत्र एमए के विद्यार्थी हैं। ये सुपुत्र मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि साहित्य में उन्हें बहुत दिलचस्पी है और वो मुझे चचा कहते हैं। एमए का इम्तिहान देकर ये इलाहाबाद से अपने पिता के फॉर्म पर लौट रहे थे तो 2-1 दिन के लिए मेरे यहाँ उतर पड़े। 2 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो यहाँ महिला विद्यालय में ही पढ़ती थी। और मैं समझता हूँ कि ये हजरत अपनी होने वाली बीवी को देखना भी चाहते थे क्योंकि बात बात में इन्होंने इसका इशारा मुझसे किया था। यहाँ थोड़ा सा अपने भतीजे के संबंध में और बतला देना उचित होगा। कसरती बदन, हृष्ट पुष्ट जवान, फुटबॉल कैप्टन। और पता नहीं फुटबॉल का कैप्टन बने रहने के लिए या स्वयं में दिमाग की कमी होने के कारण ये 3 साल से एमए पास होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाप लखपति आदमी, वो सुपुत्र से फॉर्मिंग कराना चाहते थे, लिहाजा उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी कि बेटा इम्तिहान पास करे ही। कह दिया करते थे, अभी खेलने खाने की उम्र है, कर लेने दो मौज, आखिरकार करनी पड़ेगी खेती ही। महिला विद्यालय के सालाना अधिवेशन के दिन श्रीमती जी, मैं अपने बच्चों और नौकर के अपनी समझ में 10 रुपया देने वाली सम्मानित महिला की हैसियत से दोपहर के बाद ही महिला विद्यालय में पहुंच गई। निर्धारित समय पर मैं भी अपने भतीजे के साथ वहां पहुंचा और हम दोनों सबसे आगे बैठाए गए। कार्यवाही आरंभ हुई। वंदे मातरम के गान के साथ फिर व्याख्यान हुए। मुझे भी व्याख्यान देना पड़ा। अब लड़कियों के व्यायाम का प्रदर्शन शुरू हुआ। दंड बैठक, डंबल, मुदगर, सभी तरह की कसरतें हुई। उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने हर्ष से तालियां पीटी। मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, चचा वाकई हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है। भतीजे की बात तो मैंने सुनी लेकिन मैं खामोश रहा। इतने में ही 2 लड़कियां हाथ में लाठियां लिए हुए स्टेज पर आ गईं। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और लाठियां चलने लगी। किस जोर के साथ वार हो रहे थे और किस सफाई के साथ वार बचाए जा रहे थे। चारों तरफ वाह वाह हो रही थी। लोगों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। और मेरे भतीजे बड़े गौर से ये द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। बीच बीच में बड़े जोश के साथ शाबाश, वो मारा, खूब बचाया के नारे भी लगाते जाते थे। मैंने एक आध बार उन्हें टोका भी कि इतना शोर ना करें, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वाह चचा, आज तबीयत खुश हो गई। इस खुशी को जाहिर करने से कोई मुझे कैसे रोक सकता है। व्यायाम प्रदर्शन समाप्त हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टेज पर पर्दा गिरा। अनाउंसर ने पुकारा, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, 5 मिनट तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन मैं अपने भतीजे की याददाश्त की दाद देता हूं। इस प्रदर्शन के उत्साह और उमंग में उन्हें ये बात नहीं भूली कि उनकी भावी पत्नी महिला विद्यालय में पढ़ती है और उसे देखना उनका मुख्य उद्देश्य है। पर्दा गिरते ही उन्होंने मुझसे कहा, चचा अब पता लगाया जाए अपनी होने वाली के संबंध में। जरूर, अभी 5 मिनट का वक्त है, मैंने कहा। इस बीच में लड़कियों का एक गिरोह स्टेज से उतरकर दर्शकों की कुर्सियों के पास आकर खड़ा हो गया।
एक लड़की जो पिछले पटा बनेठी के प्रदर्शन में भाग लेकर आई थी, पास में ही खड़ी थी। उसकी लाठी अब भी उसके हाथ में थी। हृष्ट पुष्ट लंबी सी लड़की, रंग सुनहरा, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर भरपूर स्वास्थ्य की लाली। भतीजे ने उससे पूछा, आपके विद्यालय में माया नाम की कोई लड़की बीए में पढ़ती है? वो लड़की तनकर खड़ी हो गई और उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ महामाया। आपको मैं नहीं पहचानती। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? वाह रे मेरे भतीजे, किस खूबी के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपके भाई प्रभानाथ जी का मैं मित्र हूँ। आपके गुण गाते वो नहीं आगाते, इसीलिए आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई। तो अब आपने कर लिए मेरे दर्शन। मेरे भाई की आप जैसे लोगों से दोस्ती है, इसका मुझे दुख है। अब की जब मुझे मिलेंगे तब उन्हें आड़े हाथों लूंगी। और वो वहां से हट गई। इस प्रदर्शन से लौटकर पहला काम जो मेरे भतीजे ने किया वो एक पत्र लिखना था, जो अपने होने वाले ससुर के नाम लिखा गया था। पत्र लिखकर उन्होंने मुझे दिखाया। पत्र इस प्रकार है। महोदय, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, फिर मैं काम की बात लिखूंगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करके मुझ नालायक को, क्योंकि एमए में 3 साल से मैं फेल हो रहा हूं, अपना दामाद बनाने का निर्णय किया है। 2 महीने बाद मेरा विवाह होने वाला है, तो इतना परिचय काफी होगा। इतना और बतला दूं कि मैं हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी हूं। मेरी ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल का कप्तान हूं। यहां तक ये बतला देना अनुचित ना होगा कि मैं काफी बिगड़ेल और गुस्सैल भी हूं। फुटबॉल फील्ड पर खेल के समय अक्सर विपक्षियों के साथ मेरी घूसेबाजी हो जाया करती है और कभी कभी तो 2-4 के लिए मैं अकेला ही काफी साबित होता हूं। मुझे यहाँ महिला विद्यालय में आपकी सुयोग्य सुपुत्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो अप्रतिम सुंदरी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कल ही मुझे आपकी सुपुत्री के पटा बनेठी के हाथ देखने को मिले और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसकी बहादुरी और उसके साहस से मेरे छक्के छूट गए। अब मैं काम की बात पर आता हूँ। मैंने बहुत गौर किया। मैं अपने आप को आपकी सुपुत्री का धर्मपति बनने के सर्वथा अयोग्य पाता हूँ। इसका कारण भी मैं आपको बतला देना उचित समझता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आदमी गुस्सैल हूँ और हाथ छुट भी, लिहाजा आपकी सुपुत्री से मेरा झगड़ा कभी ना कभी अवश्य होगा और ऐसी हालत में मेरा हाथ भी अपनी आदत के अनुसार छूटेगा। यहाँ मैं ये भी बतला दूं कि मैंने जिंदगी में लाठी कभी नहीं चलाई। पटा बनेठी के हाथों से मैं अपनी रक्षा किसी हालत में नहीं कर सकता और ये भी जानता हूँ कि आपकी वीर और बहादुर सुपुत्री अपनी शिक्षा का उपयोग अवश्य करेगी। लिहाजा उसकी लाठी और पटा बनेठी के हाथों से मेरी खोपड़ी सुरक्षित नहीं रह सकती। सुधार घर से ही शुरू होते हैं और बाहर के गुंडों की खोपड़ी तोड़ने के पहले उसे घर के अंदर वाले गुंडे की खोपड़ी तोड़ने का मौका मिलेगा। और आप समझ ही सकते हैं कि अपनी खोपड़ी तोड़वाने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार नहीं होगा। यहाँ मैं आपको एक अमूल्य सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी सुपुत्री का विवाह किसी ऐसे वर के साथ करें जो मरियल हो, दब्बू हो और आपकी सुपुत्री का फरमाबरदार बन सके। इस हालत में अपने पति की और अपनी रक्षा करने के लिए आपकी सुपुत्री अपने पटा बनेठी के हाथों का सार्थक उपयोग कर सकेगी। आपका चरण सेवक। कथा सुधा में आज आपने सुनी भगवती चरण वर्मा लिखित हास्य कहानी पटा बनेठी। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, रेणु चतुर्वेदी, जुबैर खान, नेहा शर्मा,
प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो अभी हमारे श्रोताओं ने सुनी कथा सुधा के अंतर्गत पटा बनेठी, और ये कथा लोगों को पसंद भी आई होगी, हम उम्मीद करते हैं। और अब सुनते हैं ये संदेश। मेरी आवाज़ पहचान है। आवाज से सिर्फ हम रेडियो वालों का ताल्लुक ही नहीं होता। गायक, नाट्य कलाकार, प्रोफेसर, टीचर, जाने कितने लोग हैं जिनके लिए बहुत मायने रखती है आवाज। पर कैसे करें आवाज की देखभाल, ये है सबसे बड़ा सवाल। विविध भारती कर रहा है एक खास वर्कशॉप का आयोजन, मैं और मेरी आवाज। इस वर्कशॉप में ईएनटी और वॉइस केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलिंद भोई बताएंगे कैसे करें अपनी आवाज की देखभाल। बहुत शुक्रिया। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि हैं कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के संगीतकार आनंद जी, और मुख्य अतिथि जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमाणी। तो जरूर आइए 25 फरवरी को दिन में 2 बजे आकाशवाणी ऑडिटोरियम, चर्च गेट, मुंबई में। ध्यान रहे 25 फरवरी दिन में 2 बजे, स्थान आकाशवाणी ऑडिटोरियम, चर्च गेट, मुंबई। प्रवेश निशुल्क, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। हम इंतजार करेंगे। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। भाई ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं फिर सखी सहेली के इस मंच पर, और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं, लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल, सुनते हैं ये गाना। मासूम चेहरा ये कातिल के बेमौत मारे गए हम बेचारे। सागर से गहरी तुम्हारी निगाहें डुबो देना हमको ये लाकर किनारे। सागर से गहरी। तीर खाए अजब तीर थे वो नजर भी ना आए। हुआ सामना क्या के 100 तीर खाए अजब तीर थे वो नजर भी ना आए। क्या हम पे गुजरी तुम्हें क्या बताए कि बेमौत मारे गए हम बेचारे। सागर से गहरी तुम्हारी निगाहें डुबो देना हमको ये लाकर किनारे।
इस गाने के बाद अब वो मुद्दा लेकर आते हैं चंचल जी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी शामिल हो चुके हैं। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में कैसे समझाया जाए, बहुत बड़ा और जटिल ये प्रश्न है और जटिल समस्या भी है जी। बच्चे दरअसल मासूम होते हैं और उनका ध्यान रखना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी सेहत के अलावा पेरेंट्स को एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए। जिस तरह हम बच्चों को खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना वगैरह वगैरह चीजें सिखाते हैं, उसी तरह गुड टच और बैड टच के बारे में बताना और समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर संकोच किए तो बहुत बड़ी चूक हो जाती है। सही बात है ममता जी। और छोटी उम्र से ही बच्चों के साथ एक विश्वास का रिश्ता कायम कर लेना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पे पेरेंट्स के लिए। और उनमें ये विश्वास पैदा करना है कि उनके माता पिता हर हाल में उनके साथ ही रहेंगे और वो हर बात जो भी उनकी है वो बेझिझक बिना डरे उनसे कह सकते हैं। लेकिन ये होगा तब जब उन बच्चों को ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई, हम उनकी बात को भी सीक्रेट रखते हैं, हर किसी से नहीं कहते, तब वो अपनी बात हमसे करते समय किसी भी तरह से हिचकिचाएंगे भी नहीं। और बच्चों को उनके शरीर के बारे में जानकारी दें, उनके जितने भी अंग हैं, निजी अंगों के बारे में भी जानकारी दें। हमने देखा है कि कई बच्चे माता पिता से अंगों के बारे में जब पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, खासतौर से सीने के बारे में, हृदय के बारे में या प्राइवेट पार्ट के बारे में, तो वहां पर माता पिता अगर संकोच किए तो फिर मुश्किल में पड़ कई बार गोल गोल जवाब देते हैं माता पिता, और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर ये है कि आज जहां इतने खुलेपन का जमाना है, सब कुछ गूगल पर उपलब्ध है, सब कुछ टेलीविजन के पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर बहुत खुलेआम बोल्ड तरीके से बातें की जाती है। तो ऐसे बोल्ड माहौल में जरूरी है कि आप इन बातों को बोल्ड तरीके से बच्चों को समझा दें, ताकि उन्हें ये पता चले कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट को कोई छूता है तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, उनके निजी अंगों के बारे में उनको बताएं और बताएं कि इन जगहों पर किसी को छूना नहीं चाहिए। उनको ये जानकारी भी दें कि ये जो शरीर के हिस्से हैं ये बिना वजह छूने की चीज नहीं है, और बच्चों को बताएं कि उनके शरीर पर सिर्फ उनका अधिकार होता है। कोई भी पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अगर बच्चा उसके साथ में उनके छूने पर या उनके आलिंगन करने पर थोड़ा सा असहज महसूस करता है, तो माँ बाप को अगर बात पता पड़ती है तो इस तरह से कोई भी अगर जबरदस्ती कर रहा है तो उसे वहीं पर रोक दें, क्योंकि बच्चे कई बार रोक नहीं पाते हैं बड़ों को। उनको लगता है ये बड़े हैं, हम इसे कहेंगे तो कोई हमें ही डांट ना दे। चंचल जी, यहाँ पर समस्या तब ज्यादा विकट होती है जब घर के लोग ही, सगे रिश्तेदार ही इस तरह के असामान्य व्यवहार करते हैं। जैसे घर में मामा है, चाचा है, काका है, या फिर दादा नाना भी इस तरह के असामान्य व्यवहार करते पाए जाते हैं। और खास तौर से एकदम छोटे बच्चे को, मतलब एकदम नवजात शिशु, 6 महीने 7 महीने के बच्चे को लेकर अगर कोने में जाकर उसे किस कर रहे हैं, बार बार उसके ओठों को छू रहे हैं, चूम रहे हैं, या उसके प्राइवेट पार्ट से खेल रहे हैं, कुछ लोग तो बाकायदा खिलवाड़ करते हैं, तो जब भी आप देखें तुरंत टोक दे, चाहे जितना भी घना रिश्ता हो। वहां पर ये सम्मान नहीं करना चाहिए कि अरे ये हमारे भाई लगते हैं या हमारे मामा हैं, चाचा हैं, क्या कहेंगे। अगर हाथ में बच्चा है, कोने में ले जाकर अगर कोई प्यार कर रहा है तो गलत है। और कई बार हम ये सम्मान करते हैं कि ये तो बहुत बुजुर्ग हैं, इन्हें नहीं कहना चाहिए। अगर वो बुजुर्ग होते हुए भी कुछ गलत हरकत कर रहे हैं तो इसके बारे में उनको समझाना बहुत जरूरी है। और उन बच्चों की अगर बात करें जिनका अभी विकास हो रहा है, यानी कि वो 2-3 साल के भी हैं या 5-6 साल के हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, उनके मानसिक स्तर पर इस चीज का इतना असर पड़ता है, कई बार बहुत बड़े होने के बाद भी इन चीजों को वो भूल नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी इन चीजों से प्रभावित हो जाता है। और ना सिर्फ लड़की बल्कि लड़के भी इस चीज से अछूते नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंचल जी। कई बार सिर्फ वैवाहिक जीवन तो बाद में आता है, बीच में जो करियर के चुनाव की बात आती है। 2-3 साल के बच्चों के साथ अगर ऐसा हादसा होता है, मान लीजिए कि किसी ने शोषण किया है, जिसको हम एब्यूज भी कहते हैं, कि अगर किसी एब्यूज का शिकार हुआ है, तो जब वो समझदार होता है, टीनेज में पहुंचता है, तो वो जो दृश्य है उसकी आंखों के सामने घूमता है, भूल नहीं पाता है, और पढ़ाई लिखाई से लेकर करियर के चुनाव तक उसका असर होता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। कई बार वो खुद असामान्य बर्ताव करने लगता है, उसको चिंता होती
होती है कि अब हमारा क्या होगा। तो माता पिता का या घर परिवार का ये कर्तव्य होता है। मान लीजिए कि इस तरह के अब्यूज का शिकार है बच्चा, तो उसे अपने मतलब ऐसे अपने कब्जे में ले और पूछे उससे, बहुत खुलकर उससे बात करें और उसको ये भरोसा दिलाएं कि ये जो आपके साथ हुआ है ये इसमें आपका कसूर नहीं है, आपका दोष नहीं है, वो जिसने किया है उसका कसूर है। और उसको ये समझाएं कि कहो माता पिता से और घर वालों से ये बात बता दो, छुपाओ नहीं। और जब बच्चे माता पिता से बताते हैं तो माता पिता को बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, न कि ये नहीं कहना चाहिए कि हमने देखा है चंचल जी कई घरों में ऐसा होता है कि मान लीजिए घर के मामा है आए हैं तो माँ के भाई हुए तो माँ ये कह देती है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बेवकूफ़ीपूर्ण बातें मत करो। लड़कियों को या लड़कों को इस तरह से डांट के आप मत हटाएं, उस मुद्दे को छोड़े नहीं, उस पर विचार करें और समझें और समझाएं। और बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। तो माता पिता अगर इस विषय में बच्चों को समझा रहे हैं तो बड़े संयम से काम लेना होगा। और हो सकता है कि बच्चे इस चीज़ को समझने में वक्त भी लगाएं। तो उन्हें बताना है कि पीठ थपथपाना, सर पर हाथ फिराना, हाथ पकड़ के चलना, ये तो गुड टच होता है, लेकिन जिन शरीर के हिस्सों को ढक कर रखा जाता है उन्हें छूना बैड टच होता है। साथ ही सेफ टच के बारे में भी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि कई बार उन जगहों पर माता पिता सफाई के हिसाब से छूते हैं या डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो वो चेकअप के लिए छू रहे हैं तो उसे हम बैड टच या गुड टच में काउंट नहीं करेंगे, वो एक सेफ टच है। तो इन सभी के बारे में बच्चों को बताना जरूरी है। हमारे बहुत सारे श्रोता भी इन चीजों के बारे में लिख तो ममता जी कई बार क्या होता है ना, जैसे आप परिवार के लोगों की बात कर रही थी, परिवार के लोग हैं या आपके स्कूल में कोई टीचर हैं और चपरासी हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं, वो कई बार बच्चों को डराने के लिए क्या कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारे मेरे बीच का सीक्रेट है, इसके बारे में किसी से कहना मत। और इसके साथ ही वो कई बार उनको धमका भी देते हैं ताकि बच्चे इस बारे में किसी से ना ब्लैकमेल करते हैं। और जो सफाई कर्मचारी हैं कई इस तरह के स्कूल में बच्चों को बरगला कर उनके साथ गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार कर बैठते हैं।
तो ये सारी बातें उन्हें बतानी चाहिए। खास तौर से जब छोटे बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि सामने जो आंटी लोग बैठी रहती हैं उन्हें बताकर तब जाएं वॉशरूम में, ताकि सुरक्षा रहे। सिर्फ बच्चे नहीं, कार्यस्थल पर भी कई बार लोग सुरक्षित नहीं हैं। जब हम वाहनों में सफर करते हैं तो वहां भी लोग सुरक्षित नहीं है, वहां भी इस तरह के बैड टच की बात हम देखते हैं। इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा मैंने कई बार देखा है ट्रेन बस में, कार्यस्थल पर अनुचित स्पर्श, भीड़ में जानबूझकर छूना, ना कहने के बाद भी छूते रहना, ये सभी जो सीमा का उल्लंघन करते हैं ये गलत है। याद रखें, आपका शरीर, आपकी मर्यादा, आपका अधिकार, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है ना करना, चुप नहीं रहना। अगर आपको बुरा लग रहा है, आपके किसी स्पर्श को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो उसका तुरंत का तुरंत विरोध करें, उसे सहे नहीं बिल्कुल भी। और हमारी एक सखी है जिन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी लिखी है, जिसका निचोड़ ये है कि आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है इस बारे में चर्चा करने की। सभी स्कूलों में इसकी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक टीचर छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच को प्रैक्टिकल करके जरूर समझाए। और एक माँ प्रथम गुरु होती है बच्चों की, जो इस बात को स्नेह प्रेम से बहुत अच्छे से समझा सकती है अपने बच्चों को। बच्चे बहुत कोमल मन के होते हैं, फूल की तरह, और माँ से करीब कोई और नहीं होता, तो माँ इसे समझाएं। और इन्होंने आगे भी लिखा है और इसी तरह की बातें लिखी हैं कि हमें समझाना चाहिए। एक टिप्पणी ये भी आई है कि शासन द्वारा पुलिस विभाग ने खास अगर कन्याओं के विद्यालय में इस चीज को विस्तार से समझाने के लिए शिविर आयोजित अभी किए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे भी बच्चों को सहायता मिल सकती है। और एक कमेंट है कि जिस तरह से बच्चों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, उन्हें सावधान करने के लिए और उन्हें बचाने की बहुत जरूरत है। इसलिए स्कूलों में भी गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें स्पर्श और सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बीच में अंतर समझाना है। बच्चों के जीवन में स्पर्श की बहुत अहम भूमिका होती है। कुछ स्पर्श स्नेहपूर्ण, प्यार भरे और सुकून देने वाले होते हैं, जबकि कुछ बच्चों को असहज कर देते हैं। इसीलिए बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो असहज महसूस ना करें और माता पिता से खुलकर इस बारे में बात कर सकें। और जो बच्चे होते ही बड़े प्यारे हैं, कई बार देख के लगता है कि इन्हें छू बस प्यार कर लिया जाए, गोद में ले लें या उन्हें किस करें, आलिंगन करें, लेकिन वो अलग तरीका होता है। वो मातृत्व होता है, आपकी ममता होती है, वो ममता का भाव पता चलना चाहिए। तो बच्चों को ये समझाएं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नादान होते हैं, 1-2 साल के बच्चे को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे 2-2.5 साल के होने लगते हैं बच्चे, तो उनको समझाना चाहिए कि ये जो प्यार किस किस तरह के होते हैं, अलग अलग। उन्हें स्पर्श करके बताएं कि कैसा लगा, ये टच कैसा लगा। इसी तरह से वो माँ की जिम्मेदारी होती है, माँ अपने तय उसे समझा सकती है। बिल्कुल, जो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनसे बच्चों को दूर रखना है। और अब सुनते हैं। का
और अब चलते हैं कुछ व्यंजनों की तरफ, बिल्कुल खान पान की तरफ, जो बहुत सारे हमें मिले हैं अपने श्रोताओं की तरफ से। और कोथंबीर वड़ी जो महाराष्ट्रियन डिश है, इसके बारे में बताते हैं। इसको बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, ये हमारे जो श्रोता ने लिखकर हमें भेजी है। इसमें 40 मिनट का समय लगेगा और 4 लोगों के लिए बन सकती है। इसके लिए 2 कप धनिया बारीक काट लेना है, 1 प्याला थाली पीठा का रोस्ट लेना है, 2 बड़े चम्मच का बेसन लेना है, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, आधा बड़ा चम्मच ज्वार का आटा, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार लेना है, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ तिल लेना है, 1 छोटा चम्मच पॉपी विकल्प के लिए इन्होंने लिखा है, वो ना भी ले तो चलेगा, और 1 छोटा चम्मच हल्दी लेना है। तो सबसे पहले धनिया को बारीक काट लेना है और ऊपर बताई गई सारी सामग्री इसमें डालकर अच्छे तरीके से इसको मिला लेना है। और कोथंबीर वड़ी की जो रेसिपी है, इसमें मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर, तिल, खसखस, स्वाद अनुसार नमक डालकर थोड़ा पानी डालकर इसको भिगोकर रख दें। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ही पानी डालना है। और फिर इसके रोल बना लें और तैयार किए हुए रोल को छलनी पर रखकर 15 से 20 मिनट तक उबालें। ठंडा होने पर तोड़कर इनके वड़ियां बना लें। चंचल जी, एक वादा कीजिए, तो मैं कुछ बोलूं। आप कहेंगे कि कोथंबीर बड़ी बनाकर मैं आपको अगली बार खिलाऊंगी। क्या बात है, आप तो बिल्कुल त्रिकालदर्शी हैं। मेरे मन की बात आप समझ गए। भाई ऐसे स्नैक्स खाना सभी को अच्छा लगता है। देखिए, अगर आप ये कोथंबीर बड़ी बनाकर खिलाएंगी तो मैं आपको ऐसा पेय पदार्थ पिलाऊंगी जो आपको तुरंत पीकर ताजगी महसूस कराएगा। वो है सोलकढ़ी। हम आपको जब गर्मी आ रही है ना, तो गर्मियों में तो ये बहुत शीतलता देता है, क्योंकि नारियल के दूध से बनाया जाता है। बिल्कुल, और वैसे इसको हर मौसम में पी सकते हैं। इसके कोई ऐसा नहीं कि ठंड में पिया तो नुकसान है। हम एक बार दापोली गए थे। दापोली के समंदर के किनारे एक परिवार सोलकढ़ी बना के, मतलब वो बाकायदा पढ़े लिखे लोग थे और वो सोलकढ़ी बनाकर बेच रहे थे। तो हमने कहा ये क्या चीज़ है, मैंने सुना था लेकिन पिया नहीं था। तो वो सोलकढ़ी आज याद आ गई। कैसे बनाते हैं ज़रा ये हम बता देते हैं, और ये हमारे श्रोता ने लिख भेजी है ये रेसिपी। ये एक पाचक और ताजगी देने वाला पेय है जो नारियल के दूध और कोकम से बनाया जाता है। इसके लिए सामग्री इस तरह से है: 1 कप ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल, 7 से 8 कोकम की पंखुड़ियाँ, आधा कप गर्म पानी में भिगोई हुई, मतलब पंखुड़ियाँ भिगोने, 1-2 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ, स्वाद के अनुसार नमक और कटा हुआ हरा धनिया। अब बनाए कैसे? नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को थोड़े पानी के साथ पीस लें, मतलब वो नारियल फोड़ना पड़ेगा पहले, और उसे छानकर गाढ़ा नारियल का दूध निकाल लें। कोकम के पानी को छानकर नारियल के दूध में मिला दें। इससे कढ़ी को गुलाबी रंग और खटास मिलेगी। इसमें स्वाद के अनुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। इसे ठंडा करके भोजन के साथ या बाद में परोसे पिए। और ये जो रंग होता है ना चंचल दी, बड़ा गुलाबी, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। तो चलिए घावन कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है। इसे बनाने के लिए चावल को 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है, और फिर चावल को पीसकर इसका एक स्मूथ सा, यानी कि बड़ा चिकना सा पेस्ट बना लेना है। इसमें नमक और पानी डालकर इसे पतला कर लेना है। एक तवे पर, और नॉन स्टिक तवा अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस पर ये चिपकेगा नहीं। इसमें बैटर को किनारों से धीरे धीरे डालते हुए बीच में फैलाना है। गर्म तवे पर इसे बराबर फैलाना है, एक जैसा फैलाना है। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि जब ऊपर से सूखा महसूस होता है ना, तब समझ लीजिए कि ये तैयार है। इसे पैन से उतार कर अब इसे गरम गरम सर्व करें, और इसके साथ में सोलकढ़ी भी आप सर्व कर सकते हैं बनाकर। बिल्कुल। और ये क्यों ना मीठी रेसिपी हो जाए। एक आप मीठी रेसिपी सोचिए, तब तक हम मीठी और खट्टे के बीच की बात बता रहे हैं। श्रीखंड, जो महाराष्ट्र का एक स्वादिष्ट, बिल्कुल वही तो मैं मीठा कह रही थी। हमारे एक श्रोता ने, हमारी एक सखी ने लिख भेजी है। दही को कपड़े में बांधकर उसका पानी निकालकर गाढ़े दही में पीसी चीनी मिलाकर, कभी आम के साथ और किसी और फ्लेवर जैसे लीची, स्ट्रॉबेरी के साथ बनाई गई स्वादिष्ट व्यंजन है। और श्रीखंड कैसे खाएं? पूड़ी के साथ ना। हाँ भाई, पूड़ी के साथ। और आप अगर ना हो तो ऐसे भी खा लीजिए, कई बार ठंडा ठंडा श्रीखंड यूं भी अच्छा लगता है खाने के लिए। वैसे अमूमन इसका कॉम्बिनेशन ये कहा जाता है ना, कोई भी पूरी जैसे पालक की पूरी बना ले, या मसाले वाली पूरी के साथ तो अलग ही आनंद होता है। पूरी या फिर मटर की पूरी, कोई भी पूरी बना ले, और श्रीखंड पूरी तो एक बाकायदा भोजन हो जाता है। और इस समय क्या हमें करना है? भाई आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हैं तो मुझे तो मन कर रहा है एक मीठा सा गाना ही सुन लिया जाए। चलिए सुनते हैं। और ये होगा हमारे कार्यक्रम का अंतिम गीत।
अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। जल बिन मछली नृत्य बिना बिजली, ये फिल्म का नाम था। इसे फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि कुछ बोला बतियाया जाए या गाना सुनवाया जाए। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।